हे गाइस, आपका स्वागत है पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट की इस क्लास में। मैं हर्षाद अली। आज ये पर्यावरण की हमारी 5वीं क्लास होगी और एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। यहाँ से भी परीक्षा में कई प्रश्न पूछे हुए हैं जिनको बेहद आसान तरीके से हम समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। हमने जैवमंडल में डिस्कस किया था कि स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, ये जहाँ तीनों एक जगह मिल जाते हैं तो वहाँ पर जीवन की उत्पत्ति होती है, जीवन वहाँ पर संभव होता है। तो आज हम वायुमंडल को ही डिस्कस करेंगे। वायुमंडल के अंतर्गत क्या क्या होता है। ये स्ट्रक्चर आप देखिए, ये है हमारी पृथ्वी। अब पृथ्वी के चारों ओर, हम तो पृथ्वी पर स्थित हैं, आप और मैं यहाँ पर स्थित हैं। ये पृथ्वी है, ठीक है। इस पृथ्वी के इस स्थल मंडल पर स्थित है। और आप और मैं ये भी जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर जो हवाएं चलती हैं या जो वायु का आवरण है जो हमें घेरे हुए है, उसी को वायुमंडल कहते हैं। सिंपली आप याद रखिएगा, पृथ्वी को चारों ओर से या पृथ्वी को चारों तरफ से हवाओं या वायु का जो आवरण घेरे रहता है उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल की डेफिनेशन समझ में आ गई। वायु क्या है ये तो साधारणतः हमको समझ में आ गया, लेकिन इस वायु के अंदर क्या शामिल है। तो ये जो वायु होती है, जो हवा होती है, इसमें बहुत सारी गैसें विद्यमान होती हैं। तो ये हमारे चारों ओर बहुत सारी गैसों की पार्टिकल्स के थ्रू दिखाया हुआ है। तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर क्या है, गैसों का मिश्रण होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं। तो वायु गैसों का मिश्रण होती है। यानी किस तरह का मिश्रण? वायु गैसों का यांत्रिक मिश्रण होती है, मैकेनिकल मिक्सचर ऑफ गैसेस। कभी प्रश्न पूछ ले, मैकेनिकल मिक्सचर ऑफ गैसेस यानी यांत्रिक मिश्रण गैसों का हमारे चारों ओर विस्तृत है, ठीक है। और ये यांत्रिक मिश्रण कहने का मतलब कोई भी गैस एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रही है। तो आपको प्रश्न में आपने देखा होगा कि आपको पूछा जाता है कि वायु एक है, तो ऑप्शन में आपको देगा मिश्रण है, विलयन है, क्या है। तो वायु गैसों का मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? भौतिक मिश्रण। यांत्रिक मिश्रण ज़्यादा सही है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसों के विशाल आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। सिंपल। देखो, कुछ भी रटने की आवश्यकता पड़ी, जो चीज़ें विद्यमान हैं उनको नाम दे दिया हमने और उसको पढ़ रहे हैं ठीक से। अब ये देखो, वायुमंडल तो हम बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं गैसों का मिश्रण। तो अब ये भी तो पता होना चाहिए कि मिश्रण कौन कौन सी गैसों का है, कौन कौन सी गैसें मिक्स हुई हैं यहाँ पर, यानी वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें विद्यमान है। सिंपली तो देखो, इसमें संगठन, इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन। चलिए इसको समझते हैं। अब वायुमंडल का जो संगठन है, कंपोजिशन है, इसके अंदर जो मुख्यतः जो गैसें पाई जाती हैं, पहले उन गैसों को आप देखिए। सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाई जाती है, 78.03%। यह अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि 78% हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन मिलती है, ठीक है। और उसके बाद नंबर आता है, दूसरे नंबर सब वायुमंडल में सर्वाधिक दूसरे नंबर पर पाई जाने वाली जो गैस है वो ऑक्सीजन है, 20.95%। इसको हम कह सकते हैं कि 21%, ठीक है, लगभग 21%। और इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाता है इसका 99% भाग। और एक तीसरी गैस भी आप ले सकते हैं, आर्गन गैस। तीसरे नंबर की गैस है आर्गन गैस, और ये आर्गन जो है 0.93%, ये लगभग 1% है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। तो N2, O2, AR, ये तीनों मिलाकर के 99.9% कंपोजिशन हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। सर्वाधिक जो मात्रा है इन्हीं गैसों की है। ये तीन गैसें मुख्य गैसों में शामिल की जाती हैं। इसके अलावा जो गैसें बचती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये 4th नंबर पे आती है। नंबर पूछा गया परीक्षा में इसलिए बता रहा हूँ। 4th नंबर पे आती है कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जैक्टली इसका ये भी पूछा हुआ है मात्रा, 0.036% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, जो कि 4थे नंबर की है, ठीक है। इसके बाद अन्य गैसें जो और भी पाई जाती हैं, नियोन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। ये सारी गैसें विद्यमान हैं। तो हम मोस्टली 4 गैसें आपको ज़रूर याद रखनी है जो शुरुआत की हैं। एक एक करके इन गैसों की प्रॉपर्टी को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन गैस की बात करते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वो नाइट्रोजन ही है। अब आप कहेंगे हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो है सिर्फ ऑक्सीजन ही जाती है। नहीं, ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे शरीर में नाइट्रोजन भी जाती है, लेकिन वो शरीर से वो बाहर भी आ जाती है, ठीक है। उसका कोई कार्य शरीर में होता नहीं है। और प्लांट के लिए भी मौजूद है गैस। इसके बावजूद वायुमंडल की ये गैस नाइट्रोजन पेड़ पौधों द्वारा भी, किसी जीव द्वारा भी डायरेक्टली यूज नहीं की जाती है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं ली जाती है ये। इसी नाइट्रोजन से अमोनिया का निर्माण होता है, अमीनो एसिड बनते हैं, प्रोटीन का आधार ही है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को डायरेक्टली हम नहीं ले सकते हैं, एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है।
लेकिन चना, दाल, दलहन वाले कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो नाइट्रोजन को उस रूप में कन्वर्ट कर देते हैं जो हमारे लिए उपयोगी रूप है। तो इन प्लांट्स की जड़ों में आप देखेंगे राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो इस वातावरण में जो 78% नाइट्रोजन है इसको अवशोषित करके मिट्टी में मिला देते हैं ताकि बाकी पौधे भी मिट्टी से उसको अवशोषित करके एज अ पोषक तत्व प्रयोग में ला सकें। अब ये नाइट्रोजन जब नाइट्रेट के फॉर्म में इन पौधों ने ग्रहण कर लिया तो पौधों में आ गया अभी नाइट्रोजन एक तरीके से दूसरे फॉर्म में। अब इन जीवों को या पौधों को दूसरे मनुष्य भी खाते हैं तो ये उनके पेट में भी जाएगा, तो ये प्रोटीन होगा, ये तो प्रोटीन की फॉर्म में बदलेगा या अमोनिया की। तो जब ये जीव मरते हैं तो या तो मलमूत्र का विसर्जन करते हैं तो उसके थ्रू भी ये नाइट्रोजन बाहर हो जाता है। तो नाइट्रोजन जैसे शरीर में जाता है वैसे ही बाहर भी हो जाता है। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडलीय दाब का मुख्य घटक है क्योंकि सर्वाधिक गैस है ये हमारे वायुमंडल में। तो एक तरीके से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाने की कोशिश करता है पृथ्वी के धरातल पर तो वो नाइट्रोजन गैस ही है। वायुमंडलीय दाब जो होता है पृथ्वी के सभी जीवों पर लगता है, आप पर, मुझ पर, हम सब पर। तो जो गैसों के कारण होता है ये दबाव जो होता है वायुमंडलीय दबाव, ये गैसें जो प्रेशर लगाती हैं हमारे ऊपर वही होता है। तो गैसों का आवरण, धूलकण और जलवाष्प जो विद्यमान है एटमॉस्फेयर में वही हम पर प्रेशर दबाव डालता है। तो वायुमंडल की परतों का दबाव हम पर पड़ता है, उसी को वायुमंडलीय दाब हम बोलते हैं। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब घटता जाता है क्योंकि जैसे जैसे हाइट पर जाएंगे तो गैसों की मात्रा कम होती चली जाएगी। अभी ये भी देखेंगे कि गैसों की मात्रा हमारे पृथ्वी की सतह से कितनी हाइट तक है। नाइट्रोजन का और प्रयोग आपको देखने को मिलता है रंगमंच, थिएटर में आपने देखा है, फिल्मों वगैरह में भी, या कोई सॉन्ग वगैरह होते हैं तो वहाँ पर कृत्रिम धुआं उठाया जाता है, आर्टिफिशियल स्मोक होता है, तो वहाँ पर इसका नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन गैस ही होती है, उसी को उड़ाया जाता है। एक लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है वो कोशिकाएं, ऊतक, अंडाणु, शुक्राणु, इनको लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग भी किया जाता है। तो आप देख लीजिए नाइट्रोजन कितनी आवश्यक है। प्लांट्स के लिए तो है ही, प्लांट ले लेंगे तो हम उनसे ले लेते हैं। ऑक्सीजन हम सभी जानते हैं, मानव, जीव, जो भी सजीव हैं जो सांस ले रहे हैं सबको ऑक्सीजन की बदौलत ही सांस ले पा रहे हैं। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। किसी जगह पर यदि हमें आग लगानी हो तो वहाँ पर भी ऑक्सीजन का ही यूज़ करते हैं, तो बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकती। तो हमारे शरीर में रेस्पिरेशन की क्रिया में अहम भूमिका निभाती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एक जीवनदायिनी गैस है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन होता है। जो भी भोजन हमने खाया उसको एंजाइम्स की सहायता से सरल भोज्य पदार्थों में टूटता है वो, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। तो ये कोशिकाओं में जो उपांग होते हैं उसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑक्सीजन की सहायता से जो हमने खाना खाया उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है या एटीपी में। O2 आग लगाने में सहायक होती है, अभी डिस्कस किया है। O2 अपघटन, डिकम्पोजिशन में सहायक होती है, वस्तुओं के सड़ने में। तो जो पेड़ पौधे, जीव जंतु मर जाते हैं धीरे धीरे करके मिट्टी में मिल जाते हैं, ऑक्सीजन की वजह ही होती है। आर्गन गैस के बारे में जान लेते हैं। वायुमंडल में होने वाली जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं करती। तो वायुमंडल में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है आर्गन गैस, और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। इनर्ट गैसों में सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है, काफ़ी मात्रा में होती है। तो वायुमंडल में किसी के साथ अभिक्रिया में भाग नहीं लेती। ट्यूबलाइट में इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं एक ग्रीन हाउस गैस है, आगे पढ़ रहे होंगे। तो ये जो है सूर्य से आने वाली एक तरीके से जो लघु तरंग होती हैं, तो मतलब इस शॉर्ट वेव को पृथ्वी पर आने देती है एक तरीके से, और दीर्घ तरंगों को वापस कर देती है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी गैस जो लघु तरंगों के लिए, शॉर्ट वेव्स के लिए पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो, लेकिन जो दीर्घ तरंगे हैं, लॉन्ग वेव्स हैं, उनके लिए अपारदर्शी हो, ऐसी गैस कहलाती है ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण में अहम भूमिका निभाती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं भोजन का। CO2 गैस बुझाने में सहायक होती है। जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, अग्निशमन यंत्र होते हैं, उसमें चूने के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और ऑक्सीजन आग लगाने के काम में आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के काम आती है। CO2 एक हरित गैस प्रभाव है, मतलब एक हरित गैस में शामिल की जाती है। हाइड्रोजन को देख लो, वायुमंडल में सबसे हल्की गैस है ये हाइड्रोजन। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक जो पाई जाती है वो है, देखियो, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली है नाइट्रोजन। अगर पूरे ब्रह्मांड में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा, ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है हाइड्रोजन, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम पाई जाती है। ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा कैलोरी ऊर्जा हमें हाइड्रोजन को जलाने पर ही मिलती है। हीलियम गैस वायुमंडल की दूसरी सबसे हल्की गैस है, अक्रिय गैसों में सबसे हल्की है, और ब्रह्मांड में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है हीलियम के बाद। ब्रह्मांड की बात चल रही है। ठीक है, मीथेन गैस को आप जानते हैं। मीथेन गैस क्या है, ये कहाँ से आती है, इसका सोर्स क्या, स्रोत, ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो देखो, बायोगैस जो होती है जिसको हम गोबर गैस कहते हैं, या मार्स गैस या हरित गैस प्रभाव, ये सब मीथेन के ही नाम है। ठीक है, तो धान के खेतों में जो धान की खेती आपने की होगी वहाँ से आप देखते हैं
तो धान के खेतों से गैस निकलती है, इसको पैडी फील्ड से, इसको मीथेन गैस कहते हैं। गाय भैंस के गोबर से भी ये गैस निकलती है, और जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनके मुंह से भी ये गैस निकलती है। इसके बाद है ओजोन गैस O3। ये बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है और समताप मंडल में ज़्यादा देखने को मिलती है, जो कि हमारी पृथ्वी की हाइट से 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर में ज़्यादा मिलती है। O3 गैस सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, वरना ये किरणें यदि हमारे स्किन पे पड़ जाएं तो स्किन कैंसर हमें हो सकता है। और ऐसे ही ओजोन की लेयर पूरी पृथ्वी के चारों ओर है, तो एक जगह पर देखा गया कि ओजोन हटी हुई है, यानी ओजोन छिद्र जिसको कहा गया, इसकी खोज जो है फॉरमैन और गार्डियन ने इसका पता लगाया था। इसी के साथ एडिशनल फैक्टों में याद रखेंगे 16 सितंबर 1987 को विश्व ओजोन सम्मेलन हुआ, और इसको 16 सितंबर को इसलिए विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। 22 अप्रैल 1992 को पृथ्वी दिवस, रियो सम्मेलन या विश्व पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए, इनके साथ साथ आप एक चीज़ और याद रखेंगे, हमारे वायुमंडल में जल वाष्प, वाटर वेपर भी पाई जाती है। ठीक है, तो वाटर वेपर अगर आप बात करें तो लगभग वो जो है 1% से 4% के बीच में पाई जाती है। ठीक है, अब आते हैं अपने वायुमंडल की तरफ। अब वायुमंडल को देखिए आपने, ये है हमारी पृथ्वी, मैंने आधा हिस्सा दिखाया पृथ्वी पर, आप मैं यहाँ पर हैं, हमारे घर ये बने हुए हैं, स्कूल कॉलेज सब इसी लेयर पर हैं, इसी पृथ्वी के ऊपर हैं। ठीक, अब पृथ्वी के ऊपर से आप देखते हैं आसमान में, जब आप देखते हैं स्काई की तरफ तो आपको वायुयान जाते हुए नजर आते हैं। आप देखते हैं तो बादल भी आपको वाइट वाइट नजर आते हैं, आपको देखते हैं बारिश भी होती है। ठीक है, तो ये सब आप इस पृथ्वी पर खड़े होकर के इस तरह से देख रहे होते हैं। तो अब हम कह रहे थे कि वायुमंडल क्या है, पृथ्वी के और जो गैसों का या फिर वायु का विशाल आवरण है, उसको ही हम नाम दे रहे थे वायुमंडल। अब ये वायुमंडल पृथ्वी की सतह से हाइट पर जाने पर, ऊंचाई, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर यदि हम जाएं तो ये कहाँ तक विस्तृत है, ये सवाल भी आता है। वायुमंडल कितने क्षेत्र में विस्तृत है या कितनी ऊंचाई तक विस्तृत है? वैसे जो लोग मानते हैं वो 9600 किलोमीटर, यानी हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह से 10,000 किलोमीटर की हाइट तक जो है वायुमंडल विस्तृत है। हालांकि ये भी याद रखिएगा, पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसकी ऊपरी सीमा, यानी कहाँ तक वो विस्तृत है, ठीक से ज्ञात अभी तक नहीं है, लेकिन लगभग 10,000 किलोमीटर तक फैला है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। मतलब इन्हीं 10,000 किलोमीटर की रेंज में अमूमन सारी गैसें पाई जाती हैं। लेकिन इस 10,000 किलोमीटर में यदि आपको एग्जैक्टली बताना हो तो लगभग 1,000 किलोमीटर की जो हाइट है पृथ्वी की सतह से, यहाँ पर वायुमंडल का ज़्यादातर हिस्सा मिल जाता है आपको। ठीक है, तो अब हम पृथ्वी से ऊपर जब जाएंगे हाइट पर, तो ये कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं इनकी चर्चा करेंगे। देखिए, 5 लेयर मुख्यतः मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, 5 लेयर्स। सबसे पहली लेयर जो हमारे सीधे संपर्क में है, ठीक है, आपका घर जहाँ पर है तो वहाँ पर जो वायु आपके संपर्क में है, आपकी घर के, यानी आपका जो घर है उसका जो ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर से भूमि तल से लेकर के आप कितनी हाइट तक, 18 किलोमीटर हाइट तक, या अगर इधर हो 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर की हाइट तक का जो वायुमंडल है या जो वायु पाई जा रही है, इस लेयर को पहली को हम कहेंगे ट्रोपोस्फियर या शोभ मंडल। पहली लेयर है ट्रोपोस्फियर यानी शोभ मंडल। अब देखो, इसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं इस लेयर की, पहले एक लेयर को ही बात कर लेते हैं। दूसरी लेयर का नाम है समताप मंडल, इसके बाद जो लेयर आती है वो मध्य मंडल, इसके बाद लेयर आती है आयन मंडल, इसके बाद आती है बाह्य मंडल। एक एक लेयर को समझेंगे पहले। तो हम वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का जिक्र कर रहे थे, 0 से या 1% से 5% के बीच में वायुमंडल में वाटर वेपर पाई जाती है। तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा होती है और ध्रुवों पर कम होती है। वायुमंडल की संरचना में हमने देखा 5 परतें हैं। क्षोभ मंडल, जिसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, क्यों कहते हैं अभी जिक्र करेंगे। और समताप मंडल, इसको स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। मध्य मंडल को मीजोस्फीयर बोलते हैं। आयन मंडल को आयनोस्फीयर बोलते हैं। बाह्य मंडल को एक तरीके से एक्सोस्फीयर बोलते हैं। सबसे पहले पहली जो लेयर है क्षोभ मंडल के बारे में बात करते हैं। इसकी क्षोभ मंडल की हाइट देखें तो 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक होती है और इसी लेयर में बादल पाए जाते हैं, इसी लेयर में वर्षा होती है, इसी लेयर में बिजली कड़कती है, इसी लेयर में तूफान आते हैं, इसी लेयर में साइक्लोन आते हैं, इसी लेयर में ये सारी घटनाएं होती हैं। इस लेयर में लेकिन वायुयान नहीं उड़ाए जाते हैं। ठीक है, तो मौसम से संबंधित जितनी घटनाएं होती हैं, मौसम गर्मी ज़्यादा है, सर्दी ज़्यादा है, जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं वो सब क्षोभ मंडल में होती हैं। इस पर आधारित तथ्यों को लिख लेते हैं। और जैसे जैसे ट्रोपोस्फीयर में हम ऊंचाई पर जाएंगे, जैसे जैसे ट्रोपोस्फीयर में ऊंचाई पर हम जाएंगे तो तापमान घटता चला जाएगा। ठीक है, और जिस दर से तापमान घटता है उस दर को हम बोलते हैं सामान्य ह्रास दर। ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। और इसके घटने की दर होती है, यानी 1 किलोमीटर हाइट पर जाएंगे तो 6.5 डिग्री तापमान में कमी आ जाएगी। तो जो मैंने आपको बताया वो तथ्य यहाँ मेंशन कर लेते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल।
ट्रोपोस्फियर, जो ऐसे ही पूछता है वो लेयर बताइए वायुमंडल की जो हमारे सीधे संपर्क में। तो याद रखिएगा वायुमंडल की सबसे निचली परत जो हमारे सीधे संपर्क में होती है वो क्षोभ मंडल है। अब इसको देखो, एक चीज़ और याद रखना, ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की हाइट होती है 8 किलोमीटर और इस पर विषुवत रेखा पर हाइट होती है 18 किलोमीटर। अब ये क्या मुसीबत है 8 किलोमीटर 18 किलोमीटर? ये है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के बीचों बीच से जो एक लाइन जाती है इसको कहते हैं हम इक्वेटर, 0 डिग्री है, इसको इक्वेटर बोलते हैं। और पृथ्वी का ये जो पोल है ऊपर, ये उत्तरी, इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल। नीचे जो है इसको कहते हैं साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर अगर आप लेयर देखेंगे ये वाली, तो यहाँ पर बोला है ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर ऊंचाई हाइट जो है 18 किलोमीटर। यानी इस तरह से यहाँ पर हाइट ज़्यादा होगी और यहाँ पर इस तरह से होगी ये लेयर, ठीक है। यहाँ और ज़्यादा हो जाएगी लेकिन यहाँ आकर कम। देखो यहाँ पर ये कितना कम गैप हो गया है और यहाँ पर ये 18 किलोमीटर है गैप, ठीक है। यहाँ पर ये 18 किलोमीटर और यहाँ पर ये 8 किलोमीटर का गैप है, ठीक है। तो ये है आपको समझने वाले तथ्य, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल का कॉन्सेप्ट इसमें, ठीक। तो एक भी बिंदु आपका छूटना नहीं चाहिए। जो धूल कण है, डस्ट पार्टिकल, जलवाष्प, वो इसी परत में मिलती है। मौसम से संबंधित कोई भी घटना परीक्षा में आती है वो याद रखिएगा, कोहरा हो, बादल हो, ओस हो और पाला हो, तूफान, वर्षा, बिजली, बादल गरजते हैं, ओला पड़ता है, तूफान आता है, ये सब इसी में पाई जाती हैं सारी घटनाएं। हमने एक चीज़ और समझी कि क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर में तापमान घटता जाता है। अभी हमने बताया कि 1 किलोमीटर की हाइट पर जाने पर 6.5 डिग्री तापमान में कमी आती है, और यदि आप 165 मीटर की हाइट पर जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान में कमी आती है। ये दोनों याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको क्षोभ मंडल क्यों कहते हैं? क्षोभ का मतलब होता है विक्षोभ, विक्षोभ का मतलब डिस्टर्बेंस। तो मौसम की जितनी भी गतिविधियां हैं ये सभी क्षोभ मंडल में होंगी, ठीक है। जितने भी पेड़ पौधे हैं, घर, सभी हवाएं आदि हमारे शरीर को छू करके निकलती हैं, रगड़ती हैं, फ्रिक्शन करती हैं, ये सब घर्षण परत है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डिस्टर्बेंस वाली या क्षोभ मंडल। एक सवाल और रह गया, यहाँ पर हाइट ज़्यादा क्यों है, 18 किलोमीटर क्यों है? कहाँ पर? वो इसलिए क्योंकि इक्वेटर पर पड़ती है गर्मी ज़्यादा, और जब यहाँ सूर्य जो है लगातार एक तरीके से लंबवत रहता है, क्योंकि विषुवत रेखा पर तापमान ज़्यादा रहता है सूर्य के लंबवत रहने से, और यहाँ पर पूरे साल भर गर्मी रहती है। तो जैसे जैसे गैसें गर्म होंगी, गर्म होने के बाद ये फैलेंगी और ऊपर चली जाएंगी, तो 18 किलोमीटर की हाइट तक यहाँ उठ जाती हैं ये। और ध्रुवों पर तापमान कम इसलिए क्योंकि गैसें ऊपर नहीं उठेंगी ध्रुवों पर, ठीक है। और यहाँ पर तापमान कम रहता है क्योंकि देखेंगे आप ध्रुवों पर ठंडे ठंडे रहते हैं, बर्फ़ होती है दोनों ध्रुवों पर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ ज़्यादातर ऊंचाई तक नहीं जा पाती हैं, तो केवल 6 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही जा पाती हैं यहाँ। और जब हम 18 किलोमीटर की हाइट तक जाएंगे और आप 6.5 डिग्री की दर से बढ़ रहा है तापमान, तो यहाँ पर 117 डिग्री तापमान हो जाता है 18 किलोमीटर के तक आने में, और यहाँ पर 52 डिग्री रहता है। तो याद रखिएगा क्षोभ मंडल में तापमान की जो ऊंचाई के साथ साथ जो है, तो ये है क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है, और क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को हम बोलते हैं ट्रोपोपोज या क्षोभ सीमा। आते हैं इसकी सेकंड लेयर पर जो कि है समताप मंडल, ठीक है। समताप मंडल में अगर आप देखें कुछ ऊंचाई तक जाएंगे तो तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन उसके बाद तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। तो समताप मंडल का विस्तार जो है वो 50 किलोमीटर की हाइट तक है, पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर पर ये लेयर पाई जाती है। तो इसमें एक परत पाई जाती है जिसको हम कहते हैं ओजोन। तो ये ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, वो किस में है? समताप मंडल में, देखो यहाँ दिखाई हुई है, और यहीं पर वायुयान उड़ते हैं, ठीक है। समताप मंडल में ही वायुयान आदि उड़ते हैं। सेकेंड लेयर की बात करें तो वायुमंडल की दूसरी परत है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। इसकी औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है पृथ्वी की सतह से, और समताप मंडल के निचले भाग में ओजोन गैस की अधिकता देखने को मिलती है, इसी को हम बोलते हैं ओजोन मंडल। तो समताप मंडल में जो ओजोन मंडल है वो 15 से 35 किलोमीटर की हाइट तक पाया जाता है। अब ये जो ओजोन मंडल है इसमें ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस आप जानते हैं ये ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर के बनी होती है, यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलती है, एटम से। और समताप मंडल में आप जानते हैं सभी वायुयान जितने भी हैं वो उड़ाए जाते हैं, ठीक है। इसमें एक तरीके से डिस्टर्बेंसेस नहीं होते हैं इस वाली लेयर में, ठीक है। समताप मंडल में अगर आप देखें तो इस परत में तापमान की कोई सामान्य ताप पतन नहीं पाई जाती है। ऊपर जाने पर तापमान बढ़ने लगता है, शुरुआत में तो नहीं बढ़ता है लेकिन बाद में बढ़ने लगता है। और ये टेम्परेचर बढ़ने का कारण होती है ये ओजोन गैस, क्योंकि यहाँ सूर्य की जो सूर्य की जो किरणें हैं वो ओजोन लेयर के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। याद रखिएगा इसका समताप मंडल का जो टेम्परेचर बढ़ता है वो इसी वजह से बढ़ता है क्योंकि यहाँ ओजोन लेयर है, क्योंकि ये ट्रैप करती रहती है, अवशोषित करती रहती है सूर्य के आने वाली विकिरण को। अब देखो इसमें एक विशेष प्रकार का समताप मंडल में एक विशेष किस्म का बादल बनता है, उस बादल का नाम आप याद रखिएगा, इसको बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल, ठीक है। इसी परत में मदर ऑफ पर्ल या नैक्रियस बादल पाया जाता है, ठीक है। और यही जो है
ओजोन जहाँ से क्षरण हो रहा है, ओजोन की लेयर जहाँ से घट रही है, उसकी वजह ये बादल ही है। इसकी भी चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि जब कभी भी धरती पर जो वॉल्केनो हैं, जो कि ज्वालामुखी हैं, ज्वालामुखी की घटना होगी तो उससे बहुत सारे कण बाहर, पार्टिकल्स बाहर आते हैं और वो उड़ करके समताप मंडल में पहुंच जाते हैं और वो बादलों का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, और यदि ये बादल बहुत ऊंचाई तक बने रहते हैं तो ये मुख्यतः बर्फ के ही बने होते हैं। तो समताप मंडल के ऊपर जाने पर जो सीमा आती है उसको बोलते हैं समताप सीमा। जैसे क्षोभ सीमा आई थी बिल्कुल लास्ट एंड पे क्षोभ मंडल, और यहाँ तक आते आते तापमान -100 डिग्री तक पहुँच जाता है, जो वायुमंडल का न्यूनतम तापमान भी माना जाता है। तो पूरे वायुमंडल में इससे कम तापमान कहीं और नहीं पाया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर ये तथ्य भी आप याद रखेंगे कि यहाँ पर कोई मौसमी घटना नहीं होती है। जेट हवाई जहाज उड़ने के लिए एक सबसे अनुकूल मंडल होता है। ओजोन गैस के बारे में बात कर रहे हैं। ओजोन गैस सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को रोक लेती है, अवशोषित कर लेती है, जो हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की रक्षा करती हैं जिससे। अब वायुमंडल में उपस्थित जो ओजोन है ये बहुत ही पतली लेयर होती है। इसको जो मापा जाता है डॉप्सन यूनिट में नापा जाता है। डॉप्सन यूनिट, इसका याद रखिए कि ओजोन को मापने की इकाई क्या है, वो है डॉप्सन यूनिट। एक डॉप्सन यूनिट होता है किसके बराबर, 0.01 mm के बराबर ओजोन की मोटाई है। सबसे ज़्यादा गैसों का मिश्रण पाया जाता है कहाँ पर, क्षोभ मंडल में, जो पहली लेयर पड़ी। मध्य मंडल की बात करते हैं। इस मंडल में जो तापमान अभी हम देख रहे थे, तो मतलब क्षोभ सीमा पर जो अभी क्षोभ सीमा बनी, जो समताप सीमा थी, उस सीमा पर हमने देखा कि -100 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचने लगा। तो इस लेयर में आकर के तापमान जो है घटता जाता है और सबसे कम तापमान यही होता है -100 डिग्री सेल्सियस तक। अब मध्य मंडल में अद्भुत तरह के बादल बनते हैं। इनको कहा जाता है, इनको याद रखिएगा, जो बादल तो याद रखिएगा यहाँ पर जो बादल बनते हैं इसको बोलते हैं निशादीप्त बादल, नेकोटिल्यूसेंट बादल। नेकोटिल्यूसेंट बादल कहाँ बनते हैं, मध्य मंडल में ही बनते हैं। ठीक है, जब कोई भी उल्का पिंड पृथ्वी यानी धरती की ओर आता है तो मध्य मंडल में जब वो प्रवेश करता है तो वो यहीं जल जाता है, इस लेयर में ही। ठीक है, उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसी वाली लेयर में जलकर नष्ट हो जाता है। ठीक है, उल्का पिंडों के जलने की घटना कहाँ होती है, मध्य मंडल में। क्यों जलता है, जब ये इस लेयर में प्रवेश करता है तो हवाओं के फ्रिक्शन होने लगता है। फ्रिक्शन की वजह से उस उल्का पिंड में आग लग जाती है और वो आग लगने की वजह से वो जल जाता है। ठीक है, चलिए, तो हमारे यान यहाँ से जाते हैं। तो हमारे यान क्यों नहीं जलते वहाँ पर, क्योंकि हमारे जो वायुयान होते हैं इनके ऊपर सिलिका लगा होता है जो नहीं जलता है, जिसकी वजह से। ठीक है, और जब कल्पना चावला यान के द्वारा पृथ्वी पर वापस आ रही थी तो उनके वायुयान की एक तरीके से टाइल्स टूट गई थी, जिसके कारण घर्षण होने लगा और उनके वायुयान में आग लग गई, जिसके कारण उनकी दुर्घटना में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। आयन मंडल आता है इसके बाद आइनोस्फीयर। अब आइनोस्फीयर जो है ये 80 किलोमीटर की हाइट से शुरू होता है और 500-600 किलोमीटर तक जाती है। ठीक है, तो ये एक तरीके से मध्य मंडल के ऊपर पाया जाता है। तो याद रखिएगा ये रेडियो संचार के लिए बहुत ज़रूरी है। आयन मंडल में रेडियो संचार, जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है वो उसके लिए ज़रूरी है। ये वाली लेयर यहीं होते हैं रेडियो संचार के लिए आवश्यक है। तो ठीक है, इसमें अगर आप देखें, इसमें मुख्यतः 3 परत होती हैं। 3 परत कौन कौन सी हैं, देखिए FED मुख्यतः बोला है 3 परत होती हैं इसमें। FED, F लेयर, E लेयर और एक तरीके से D लेयर। F लेयर को बोलते हैं एप्लेटॉन लेयर और E लेयर को बोलते हैं कैलेनी हेविसाइड लेयर और इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, D वाली को। इनमें भी F परत सबसे ऊपर है, जो सूर्य हमेशा इस परत पर चमकेगा। D परत उस परत नीचे है, तो सूर्य कुछ समय तक चमकेगा और दिन के समय चमकेगा। ठीक है, तो ये सूर्य से ही चार्ज होती हैं ये वाली। और इधर याद रखिएगा जो दीर्घ तरंगों को परावर्तित करती है वो है डी लेयर। ठीक है, एफ लेयर क्या है, लघु तरंगों को एक तरीके से सूक्ष्म और लघु तरंगों को ये परावर्तित करती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसमें 2 घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। इन 2 घटनाओं का नाम क्या है, एक है अरोरा बोरियोलिस और एक होता है अरोरा ऑस्टियोलिस। ये आयन मंडल में घटनाएं होती हैं। इनका क्या मतलब है, देखो सूर्य की सतह से मैग्नेटिक इम्पल्स जनरेट होते हैं, तो ये पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में जाकर रिएक्ट कर लेते हैं और रिएक्ट करने के बाद पृथ्वी का जो पृथ्वी का ध्रुव है वो अपनी ओर खींचता है इन्हें। तो छोटे छोटे कण जो हैं ये ध्रुवों की तरफ जब आकर्षित होते हैं तो एक तरीके से ये फोटोन जब पृथ्वी की सतह से टकराते तो ये बहुत सारी लेयर्स को पार करके आएंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है की जो लेयर्स होती हैं, ये सब लेयर से जब टकराएंगे आकर के तो अलग अलग तरह के रंग जनरेट करते हैं। इन्हीं रंगों को हम बोलते हैं अरोरा। यही घटना है अरोरा। ठीक है, तो ध्रुवीय ज्योति लाइट एक तरीके से दिखाई देती है हमें। तो किस मंडल में दिखाई देती है, ये आयन मंडल में। एक रंग बिरंगी लाइट नजर आती है, इन्हीं लाइट को हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियोलिस। ठीक है, ये रंग बिरंगी लाइट होती हैं, अरोरा बोरियोलिस उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देती हैं। और जो दक्षिणी ध्रुव पर ये रंग बिरंगी लाइट दिखाई देती है इसको बोलते हैं अरोरा ऑस्टियोलिस।
अब बाह्यमंडल ये डायरेक्टली आप जानते हैं इसको, ये अंतरिक्ष के साथ जुड़ी रहती है 600 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की अंदर। तो कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट यहीं पर स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, कुछ और बिंदु मैं बता देता हूँ। ये तो हो गया हमारा वायुमंडल चैप्टर। तो वायुमंडल का 99% सिर्फ दो गैसों में से मिलकर के बना है, एक तो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। 99% वायुमंडल में तीसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस आर्गन है 0.93%। चौथे नंबर की है कार्बन डाइऑक्साइड। पाँचवें नंबर पर ये सारी गैसें आ जाएंगी। ठीक है, ये इतने परसेंट में हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, हीलियम, मीथेन वगैरह। वायुमंडल में दो स्थायी तत्व हैं, कौन कौन से हैं? देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों स्थायी तत्व हैं। तो परमानेंट एलिमेंट यदि वायुमंडल में पूछा जाएगा स्थायी तत्व नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्योंकि इनकी मात्रा बदलती नहीं है, इतनी ही रहती है। बाकी अस्थायी तत्व हैं जल वाष्प, वाटर वेपर बदलती रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन है ये, मीथेन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इनकी मात्रा बदलती रहेगी। तो इसमें से आप प्रश्न कर लेंगे, आराम से मिल जाएगा। इधर यदि आप देखोगे अंटार्कटिका में तापमान कम रहता है दक्षिणी ध्रुव पर, तो वहाँ पर तापमान कम होता है तो ओजोन को नुकसान ज़्यादा होता है, क्योंकि जो CFC है ये सबसे कम तापमान वाले क्षेत्र में जैसे ही जाएगी टूट जाएगी। CFC हमारे रेफ्रिजरेटर AC से निकलती है, तो जैसे ही तापमान -50 डिग्री से 100 डिग्री तक पहुँचेगा CFC के अणु टूट जाएंगे, क्लोरीन और फ्लोरीन अलग हो जाएगी और जो O3 गैस को तोड़ने का काम करती है। और जैसे ही समताप मंडल में आप देखेंगे O3 पाई जाती है, अभी देखा है हमने, तो दिन में सौर विकिरण O3 से टकराएगी, O3 टूटकर ऑक्सीजन और O में बदल जाएगी। तो ये नवजात ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, तो सिंपली O3 टूट गई, ओजोन टूट गई, ऑक्सीजन उसमें, तो क्या होगा? दिन के समय ओजोन गैस परावैंगनिक किरणों को रोकने के लिए टूट जाती है, अतः रात्रि के समय फिर से जुड़ जाती है। पृथ्वी पर जब मानव CFC गैसों के वायुमंडल CFC गैसें जो रिलीज करता है मनुष्य वायुमंडल में छोड़ता है, ये CFC समताप मंडल में पहुंच जाती हैं और वहां जाकर तापमान कम हो जाता है। CFC टूटकर क्लोरीन, फ्लोरीन में अलग हो जाती है और क्लोरीन नवजात O के साथ जुड़ जाती है, तो फिर ओजोन गैस को नहीं बनने देती। तो ये वाला जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच।